तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रो से। मेरी कहानी हाई स्कूल में सेकेंड वर्ष के अंतिम दिन की बात है। मेरे चेहरे पर बेसबॉल का बैट लगा। मेरे क्लासमेट ने इसे तेजी से घुमाया और वो हाथ से छूट गया और हवा में उड़ते हुए मेरी ओर आया। मैं संभालता उससे पहले ही वो मेरी आंखों के बीचों बीच लगा। टक्कर के क्षणों को लेकर मेरी कोई स्मृति नहीं है। बैट इतनी तेजी से मेरे चेहरे पर लगा कि उसने मेरे नाक को खराब करके उसे यू के आकार में कर दिया। इस टक्कर से मेरे दिमाग में कुछ नरम ऊतक मेरी खोपड़ी के भीतर चले गए। एकदम ही मेरे सिर में सूजन उभर गई। एक सेकंड से भी कम समय में मेरी नाक टूट चुकी थी, खोपड़ी में हड्डियां टूटी थी और आंखों के दोनों सॉकेट हिल चुके थे। जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि लोग मेरी ओर मदद के लिए भाग रहे थे। मैंने नीचे देखा तो कपड़ों पर लाल धब्बे देखे। मेरे एक क्लासमेट ने अपनी शर्ट निकालकर मुझे दे दी। मेरे टीचर ने अपनी भुजा मेरे कंधे के नीचे रखी और हमने दूर नर्स के रूम तक चलना शुरू किया। पूरे मैदान को पार करके हम नर्स के ऑफिस तक आए। उनके हाथों ने सीधा रखने के लिए मुझे सहारा दिया। हम धीरे धीरे वहां गए। किसी ने महसूस नहीं किया कि हर मिनट कीमती था। जब नर्स कमरे में आए तो नर्स ने मुझसे कई सवाल पूछे। कौन सा वर्ष चल रहा है? मेरा जवाब था 1998, जबकि वो 2002 का वर्ष था। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? मैंने कहा बिल क्लिंटन, जबकि सही उत्तर था जॉर्ज बुश। आपकी मां का नाम क्या है? ओहो, मैं अचकचा गया। इसमें 10 सेकंड निकल चुके थे। पैटी, मैंने सामान्य तरह से कहा, जबकि मैं ये देख नहीं सका कि मुझे अपनी ही मां का नाम याद करने में 10 सेकंड लग चुके थे। यही अंतिम प्रश्न मुझे याद है। मेरा शरीर मस्तिष्क की सूजन झेल नहीं सका। एम्बुलेंस के पहले ही मैं होश खो चुका था। कुछ ही मिनट बाद मुझे स्कूल के स्थायी हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहां पहुंचने के बाद मेरे शरीर ने धीरे धीरे काम करना बंद किया। मुझे निगलने और सांस लेने में परेशानी होने लगी। कुछ ही देर में सांस बंद हो गई। डॉक्टरों ने तेजी से मुझे ऑक्सीजन दे दी। उन लोगों ने यह भी फैसला किया कि लोकल हॉस्पिटल में मेरे मामले का इलाज नहीं हो सकता और उन्होंने हेलीकॉप्टर बुलाकर मुझे सिंसिनाटी के बड़े हॉस्पिटल में ले जाने का आदेश दिया। मुझे आईसीयू के दरवाजे से निकालकर हेलीपैड की ओर ले जाया गया। एक नर्स ने मुझे आगे की ओर धकेला तो स्ट्रेचर उबड़-खाबड़ रास्ते पर हिलता डुलता हुआ चल रहा था। दूसरी नर्स ने हाथ से मेरी सांस को पंप दिया। मेरी मम्मी कुछ देर पहले ही हॉस्पिटल में आई थी और हेलीकॉप्टर में मेरे पास आ गई। मैं बेहोश था और खुद सांस ले नहीं पा रहा था। उन्होंने ही उड़ान में मेरा हाथ थामे रखा। मेरी मम्मी ही मुझे हेलीकॉप्टर में ले गई। मेरे पापा घर गए और उन्होंने मेरे भाई बहन को ये जानकारी दे दी। वे जब मेरी बहन को बता रहे थे तब उनके आंसू निकल पड़े। वो उस रात मेरी बहन की कक्षा 8वीं यानी 8th स्टैंडर्ड की ग्रेजुएशन सेरेमनी से वंचित रह गए। मेरी भाई बहन को परिजन और मित्रों के यहाँ छोड़ने के बाद वे सिंसिनाटी में मेरी मम्मी के पास आ गए। जब मैं और मेरी मम्मी हॉस्पिटल की छत पर हेलीकॉप्टर से उतरे तो 20 डॉक्टर और नर्स दौड़ते हुए हेलीपैड पर आए और मुझे भीतर ले गए। तब तक मस्तिष्क में सूजन इतनी अधिक हो गई थी कि मैं बार बार सदमे के बाद की स्थिति में जकड़ जाता था। मेरी अस्थियों को जोड़ना था, लेकिन सर्जरी की स्थिति नहीं थी।
मुझे तीसरे दिन एक और बार जकड़न की शिकायत के चलते चेकअप के लिए कोमा में लाते हुए वेंटिलेटर पर रख दिया गया। मेरे मम्मी पापा इस हॉस्पिटल से अपरिचित नहीं थे। 10 वर्ष पहले जब मेरी बहन को 3 वर्ष की आयु में ल्यूकेमिया बताया गया था, तब वो इसी इमारत के भूतल पर उसे लाए थे। तब मैं 5 वर्ष का ही था। मेरा भाई 6 महीने का था। 2.5 वर्ष के कीमोथेरेपी के बाद और बोन मैरो की बायोप्सी के बाद मेरी बहन कैंसर से मुक्त हो गई और हंसते खेलते वहां से निकल आई। 10 वर्ष के सामान्य जीवन के बाद मेरे मम्मी पापा उसी जगह अपने एक और बच्चे को लेकर आए थे। जब मैं कोमा में चला गया, तब हॉस्पिटल ने एक पादरी यानी फादर और एक सामाजिक कार्यकर्ता को मेरी मम्मी पापा की मदद के लिए भेजा। ये वही फादर था जो 10 वर्ष पूर्व मेरी बहन के भर्ती होने के समय आए थे। दिन ढलकर रात हो चुकी थी। मुझे कई मशीनों ने जीवित रखा था। मेरे मम्मी पापा हॉस्पिटल के गद्दों पर कुछ पल के लिए सो जाते थे और थकान के चलते लेट जाते थे, लेकिन चिंता के मारे फिर उठ जाते थे। मेरी मम्मी ने मुझे बाद में बताया कि ये मेरे जीवन की सबसे खराब रात थी। नेक्स्ट चैप्टर, मेरी सेहत में सुधार होना। मुझ पर ईश्वर की कृपा हुई और अगले दिन सुबह मेरी सांस लौटी। तब डॉक्टर ने थोड़ी राहत ली और मुझे कोमा से बाहर निकाल दिया गया। एट द एंड जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरे सूंघने की शक्ति नहीं रही। तब एक नर्स ने चेकअप के दौरान मुझे कहा कि सेब के रस के बॉक्स में जोर से सूंघो। ऐसा करने से मेरी गंध लेने की शक्ति लौट आई। लेकिन तब सब सरप्राइज हो गए कि जैसे ही मैंने सांस लेकर खींची तो मेरी आंखों के सॉकेट के फ्रैक्चर में तेजी से हवा पहुंचने से मेरी बाई आंख बाहर आ गई। आंखों का गोल भाग किसी सॉकेट से फूलकर बाहर आ गया था, जिसे खतरनाक ढंग से पलकों और मेरे मस्तिष्क से जुड़ी ऑप्टिक तंत्रिक ने पकड़ रखा था। तब नेत्र विशेषज्ञ ने कहा कि जैसे ही मैं धीरे से सांस छोड़ूंगा तो आंखें वापस अपनी स्थिति में आ जाएंगी, लेकिन यह कह नहीं सकते थे कि इसमें कितना समय लग जाएगा। हफ्ते के बाद मेरी सर्जरी होनी थी, जिसमें मुझे ठीक होने में और कुछ समय लग जाता। मुझे ऐसा लग रहा था मानो बॉक्सिंग के मैच में गलत स्थान पर खड़ा हूं। हम घर लौट आए और मेरी नाक तब भी टूटी थी। चेहरे पर करीब आधा दर्जन अस्थियां टूटी थी और बाई आंख फूल गई थी। बाद के महीने बहुत कठिन थे। मुझे लगने लगा था कि मेरे जीवन में सब थम गया है। हफ्तों तक मुझे सब कुछ दो दिखाई देता था। मैं सीधे नहीं देख पाता था। 1 महीने से अधिक समय लगा था, लेकिन मेरी आंखें धीरे धीरे ठीक हो गई। मेरे दिखने की समस्या तो ठीक हो गई थी, पर उसमें 8 महीने लग गए थे। तब मैं कार चला सका। शारीरिक उपचार में मुझसे बुनियादी एक्सरसाइज कराई गई, जैसे सीधा लकीर पर चलना। मैं दृढ़ था कि मेरी चोट मुझे अवसाद ने न भरने दी, लेकिन कुछ पल थे जिसमें मैं निराश होता था, जबकि कुछ में उत्साह भी भर जाता था। 1 वर्ष बाद जब मैं बेसबॉल के मैदान पर लौटा तो ये जानकर मुझे बहुत पीड़ा हुई कि कितनी और मेहनत अभी मुझे करनी होगी। ये खेल मेरे जीवन का प्रमुख हिस्सा रहा था। मेरे पापा ने सेंट लुइस कार्डिनल के लिए माइनर लीग बेसबॉल खेला था। मेरा भी सपना इसे पेशेवर तरीके से खेलने का था। महीने के पुनर्वास के पश्चात मेरी सबसे अधिक इच्छा मैदान पर लौटने की थी, लेकिन बेसबॉल में मेरी वापसी आसान नहीं थी। जब सीजन शुरू हुआ तो मैं एकमात्र जूनियर था जिसे यूनिवर्सिटी के बेसबॉल टीम से हटा दिया गया था। मुझे
हाई स्कूल के सेकेंड ईयर की टीम के साथ खेलने के लिए जूनियर यूनिवर्सिटी भेजा गया। मैं 4 वर्ष की उम्र से ही खेल रहा था और एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना पूरा समय और प्रयास किसी खेल में लगाया हो, उसे इस तरह से अलग करना इंसल्टिंग था। मुझे आज भी वो दिन अच्छी तरह से याद है जब ये सब हुआ था। मैं अपनी कार में बैठकर रोने लगा और रेडियो को किसी अच्छे गाने के लिए ट्यून करने लगा। वो मुझे थोड़ा बेहतर महसूस करा सकते थे। वर्ष भर के आत्मसंदेहन के बाद मैं यूनिवर्सिटी टीम में सीनियर के रूप में शामिल हो सका। कुल मिलाकर हाई स्कूल यूनिवर्सिटी बेसबॉल की मैंने 11 पारियां खेली, जो मुश्किल से किसी एक गेम से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। हाई स्कूल के मेरे खराब करियर के बाद भी मैं ये विश्वास कर रहा था कि मैं एक महान खिलाड़ी बन सकता हूँ। मैं जानता था कि यदि हालात सुधारने हैं तो इसके लिए मुझे खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी। चोट लगने के 2 वर्ष बाद निर्णायक मोड़ तब आया जब मैं डेनिसन यूनिवर्सिटी से जुड़े कॉलेज में जाने लगा। ये नया आरंभ था, ये नई शुरुआत थी। यही वो स्थान था जहाँ मैंने पहली बार समझा कि छोटी आदतें कितना विस्मयकारी सामर्थ्य रखती है। नेक्स्ट चैप्टर, आदतों के बारे में मैंने कैसे सीखा। डेनिसन यूनिवर्सिटी जाना मेरे जीवन का सर्वोत्तम डिसीजन था। मुझे बेसबॉल टीम में स्थान मिला, हालांकि मैं सबसे नीचे रोस्टर में फ्रेशमैन के रूप में था, तो भी इट वॉज इंटरेस्टिंग। हाई स्कूल के मेरे वर्षों में उथल पुथल के बावजूद मैं कॉलेज में एथलीट बन गया था। बेसबॉल टीम में मेरी जल्द शुरुआत होने वाली नहीं थी, तो मैंने जीवन को व्यवस्थित करने पर ध्यान देना शुरू कर दिया। मेरे मित्र देर रात तक जगते थे और वीडियो गेम्स खेलते थे। मैं रात को जल्दी सोने की आदत बना रहा था। कॉलेज छात्रावास की अस्त व्यस्त दुनिया में मैं अपने कमरे को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखता था। ये छोटे सुधार थे, लेकिन इन्होंने मुझे अपने जीवन पर नियंत्रण रखना सिखा दिया। मैं दोबारा कॉन्फिडेंस का अनुभव करने लगा। ये बढ़ता कॉन्फिडेंस मेरी क्लासेस में भी दिख रहा था। मेरे क्लासेस की आदतें सुधर गई और फर्स्ट ईयर में मुझे लगातार ए ग्रेड्स मिले। आदत यानी हैबिट्स एक दिनचर्या का व्यवहार है जो नियमित रूप से प्रदर्शित होता है। ज्यादातर मामलों में ये अपने आप ही हो जाता है। जैसे जैसे मैं हर सेमेस्टर पास करता गया, वैसे वैसे मैं छोटी आदतों को निरंतर जोड़ता गया। ये आदतें एट द एंड मुझे ऐसे परिणामों की ओर ले गई जो उस समय अनइमेजिनेबल था, यानी कि अकल्पनीय था जब मैंने शुरुआत की थी। फॉर एग्जाम्पल, जीवन में पहली बार मैंने हर हफ्ते कई दफ़ा लाइट वेट लिफ्टिंग करने को अपनी आदतों में शामिल कर लिया। बाद के वर्षों में यह सिलसिला जारी रहा। इस दौरान मेरी 6 फीट 4 इंच की हाइट थी और मेरा वजन 77 केजी से बढ़कर 91 केजी का हो गया। जब सेकेंड ईयर के सेमेस्टर की शुरुआत हुई तो मुझे एक भूमिका पिचिंग स्टाफ बेसबॉल में शामिल किया गया। जूनियर रहते हुए मैं टीम कैप्टन चुना गया और सीजन पूरा होने पर मैं ऑल कॉन्फ्रेंस टीम के लिए चुना गया। लेकिन मेरे सीनियर सीजन खत्म होने तक मेरे सोने, अध्ययन और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की आदतों ने वास्तव में सकारात्मक परिणाम देना शुरू कर दिया था। जब मुझे हेलीकॉप्टर में हॉस्पिटल ले जाया गया था और कोमा में रखा गया था, उस घटना के 6 महीने बाद मुझे डेनिसन यूनिवर्सिटी में सीनियर मेल एथलीट चुना गया और मेरा नाम ESPN एकेडमिक ऑल अमेरिका टीम में था। पूरे देश में ये सम्मान मात्र 33 यानी कि 33 खिलाड़ियों को दिया गया था। जब तक मैं ग्रेजुएट हुआ तब तक मेरा नाम
स्कूल की रिकॉर्ड बुक्स में 8 श्रेणियों में दर्ज किया जा चुका था। इसी वर्ष मुझे यूनिवर्सिटी का सर्वोच्च एकेडमिक सम्मान प्रेसिडेंट मेडल भी मिला था। सुनने में यदि ये आपको डींगे मारना जैसा लगता होगा तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ कर देंगे। सच कहूँ तो मेरे खेल करियर में ऐसा कुछ उल्लेखनीय या ऐतिहासिक नहीं था। प्रोफेशनल प्लेयर के रूप में मैं खेल नहीं पाया। हालांकि उन वर्षों को मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि मैंने कुछ ऐसा अर्जित किया था जो बहुत दुर्लभ था। मैंने अपनी क्षमता को पूर्ण रूप से विकसित कर लिया और मैं मानता हूँ कि इस पुस्तक में जो विचार है वो क्षमताओं को पूर्ण विकसित करने में आपकी भी मदद करेंगे। हम सभी जीवन में चैलेंजेस का सामना करते हैं। चोट लगना मेरे जीवन का बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन उसके अनुभव ने मुझे एक अहम पाठ सिखा दिया। पहले जो बदलाव मुझे छोटे और कम महत्व के लगते थे, उन्हें वर्षों करते रहने पर वो उल्लेखनीय परिणाम देते थे। हम सभी नुकसान झेलते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारे जीवन की गुणवत्ता अक्सर हमारी आदतों की गुणवत्ता पर निर्भर होती है। उन्हीं आदतों में आप वही परिणाम प्राप्त करते हैं, लेकिन बेहतर आदतों से कुछ भी संभव हो सकता है। हो सकता है कि कुछ लोग रातों रात सरप्राइजिंगली सफलता पा चुके होंगे। मैं उनमें से किसी को भी नहीं जानता। मैं भी उनमें से नहीं हूँ। कोमा से लेकर एकेडमिक ऑल अमेरिकन तक मेरी यात्रा एक ही नहीं अनेक अहम क्षणों से गई थी। विकास बहुत धीरे धीरे हुआ था। छोटी छोटी जीतों और छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातों का सिलसिला चला। मैंने प्रगति का एक ही मार्ग अपनाया और वो था छोटे से शुरू करना। कुछ वर्ष बाद जब मैंने अपना खुद का कारोबार या बिजनेस शुरू किया, तब और इसके बाद पुस्तक के लेखन में भी मैंने यही रणनीति अपनाई। नेक्स्ट चैप्टर, कैसे और क्यों मैंने ये पुस्तक लिखी। मैंने अपने आर्टिकल नवंबर 2012 में jamesclear.com पर लिखना आरंभ किया। कई वर्षों तक मैंने अपने व्यक्तिगत प्रयोग के नोट्स बनाकर रखने की आदत बनाए रखी थी और अब एट द एंड मैं उन्हें सार्वजनिक रूप से साझा करने को तैयार था। हर मंडे और थर्सडे को मैं नया आर्टिकल लिखता था। कुछ ही महीनों में लिखने की ये आसान आदत मुझे मेरे पहले 1000 ईमेल सब्सक्राइबर्स दे गई। 2013 में ये संख्या 30,000 से ज्यादा हो चुकी थी। कुछ ही महीनों में लिखने की ये आसान आदत मुझे मेरे पहले 1000 ईमेल सब्सक्राइबर्स दे चुकी थी और 2013 के अंत तक ये संख्या 30,000 से ज्यादा हो चुकी थी। मेरी ईमेल लिस्ट 2014 में 1 लाख सब्सक्राइबर से ज्यादा हो चुकी थी। इंटरनेट पे ये सबसे तेजी से बढ़ने वाला न्यूज़लेटर सूची या लिस्ट में शामिल किया गया। 2 वर्ष पहले जब मैंने लिखना शुरू किया था, तब मुझे पाखंडी जैसा अनुभव हो रहा था, लेकिन अब मैं आदतों का विशेष तज्ञ बन गया था। ये एक नया मोड़ था जो मुझे उत्साहित कर रहा था, लेकिन साथ ही मैं असहज भी अनुभव कर रहा था। मैंने कभी खुद को इस विषय का महारथी नहीं माना, बल्कि ऐसा व्यक्ति माना जो अपने पाठकों के साथ साथ ही प्रयोग कर रहा है। मेरे सब्सक्राइबर जब 2015 में 2 लाख तक पहुंच गए तो मैंने पेंगुइन रैंडम हाउस से उस पुस्तक को लिखने का करार किया जो आप अभी पढ़ रहे हो। जैसे ही मेरे पाठक बढ़ गए, वैसे ही मेरा कारोबार भी बढ़ता गया। मुझे रेप्यूटेड कंपनियों में आदत बनाने के लिए विज्ञान, व्यवहार के बदलाव और सतत सुधार के बारे में बोलने के लिए खूब बुलाया जाने लगा। अमेरिका और यूरोप में कई सम्मेलनों में मुझे
मुख्य स्पीकर के रूप में भाषण देने के लिए बुलाया जाने लगा। 2016 में मेरे आर्टिकल्स बड़े प्रकाशनों जैसे टाइम, एंटरप्रेन्योर और फोर्ब्स में नियमित रूप से आने लगे। सरप्राइजिंगली उस वर्ष मेरे आर्टिकल्स 80 लाख लोगों ने पढ़े। मेरे कार्यों के बारे में NFL, NBA और MLB की टीमों के कोच पढ़ने लगे थे और अपनी अपनी टीमों के साथ इसे शेयर करने लगे। 2017 के प्रारंभ में मैंने हैबिट्स एकेडमी को शुरू किया। ये उन संगठनों और लोगों के लिए प्रशिक्षण का प्रमुख मंच बन गया जो बेहतर आदतें बनाने में रुचि रखते थे। फॉर्च्यून 500 कंपनियां और तेजी से बढ़ रहे स्टार्टअप्स ने अपने अधिकारियों और स्टाफ को ट्रेनिंग के लिए यहाँ भेजना शुरू किया। उनके साथ मेरे कार्य अनुभव ने भी मुझे अविश्वसनीय रूप से ये सिखा दिया कि वास्तविक दुनिया में भी आदतें काम करती है। इसके लिए किन किन बातों की ज़रूरत होती है ये भी मैं समझ चुका था। जब ये पुस्तक 2018 में खत्म होने को आई तो jamesclear.com पर हर महीने लाखों की तादाद पे विजिटर्स आने लगे थे और लगभग 500,000 मेरे साप्ताहिक ईमेल्स न्यूज़लेटरों को सब्सक्राइब कर चुके थे। ये संख्या मेरी उम्मीद से कई ज़्यादा थी। जब मैंने ये शुरू किया था तो मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा संभव होगा। नेक्स्ट चैप्टर, ये पुस्तक आपको कैसे फायदा देगी। एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर नवल रविकांत ने कहा है, कोई महान पुस्तक लिखने से पहले आपको खुद पुस्तक बनना पड़ता है। मैंने उन विचारों को जाना जिनका उल्लेख इसमें किया गया है। चोट से बाहर निकलने के लिए मुझे छोटी छोटी आदतों पर डिपेंडेंट होना पड़ा ताकि मैं जिम में मजबूत हो सकूं, मैं मैदान में अच्छे स्तर का प्रदर्शन कर सकूं, लेखन कार्य कर सकूं, एक सफल कारोबार बिजनेस चलाऊं और इजीली एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सकूं। छोटी आदतों ने मेरी पोटेंशियल को फुलफिल करने में ये बहुत मदद की थी। छोटी आदतों के वजह से मैंने अपने पोटेंशियल को समझा और जो कि आपने ये पुस्तक हाथ में ले ली है, इसलिए मेरा अनुमान है कि आप भी अपने भीतर निहित क्षमताओं को पूर्ण रूप से विकसित करना चाहेंगे। इंटरेस्टेड लोग ज़्यादा जानकारी के लिए habitsacademy.com पर जा सकते हैं। बाद के पेजों में मैंने हर पायदान, हर स्टेप पर आपको बेहतर आदतें बनाने की योजना बताई है। कुछ दिन या हफ्तों के लिए नहीं, बल्कि जीवन भर के लिए। साइंस भी इन सभी बातों को सही मानता है जो मैंने लिखी है, लेकिन फिर भी ये मात्र अकादमिक शोध पत्र नहीं है। ये काम में लागू होने वाला एक उपयोगी आर्टिकल है। आदतों को कैसे बनाया है और कैसे बदलना है, उसके बारे में आपको व्यावहारिक सलाह दी गई है। मैंने इसके पीछे का साइंस भी इस तरीके से समझाया है कि जिसे समझना बहुत आसान है। मैंने जिन क्षेत्रों का वर्णन किया है वो है बायोलॉजी, न्यूरोसाइंस, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी और कई अन्य। ये क्षेत्र कई वर्षों से हमसे करीब से जुड़े हैं। मैंने आपको लोगों के विचारों का संकलन दिया है जो लंबे समय से इन पर काम कर रहे हैं। साथ ही साइंटिस्ट द्वारा हाल ही की गई रिसर्च के बारे में भी बताया है। मैं आशा करता हूं कि मेरा योगदान ऐसे विचारों का पता लगाना है जो सबसे ज़्यादा महत्व के हो और उनसे इस तरीके से जुड़ा जा सके जो अत्यंत ही सरल हो। इन पेजेस में आपको जो भी अच्छा लगे तो उसका श्रेय आप उन विशेषज्ञों को दे सकते हैं जिन्होंने मुझसे पहले काम किया है। जो भी एरर्स लगते हैं तो ये मेरी की गई गलतियां हैं।